जनरल मेहता इसमें आना चाहते हैं। हाँ, मैं इस एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पंजाब जुड़ा हुआ है जम्मू और कश्मीर में। लेकिन मुझे लगता है कि अभी की सूरत में, हाल में, ये जो लड़ाई शुरू होगी या जो शुरू हो चुकी है ऑपरेशनली, ये जम्मू और कश्मीर के इलाके में उसको रिस्ट्रिक्ट किया ये जाएगा। अहम बात है कि अफरा तफरी की जरूरत नहीं। अगर आप राजस्थान में हैं या पंजाब में हैं तो ये नहीं कि पैनिक कर लो। मैं अभी सुन रहा था कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें सप्लाईज इकट्ठा कर लेने चाहिए, राशन, ऐसी मतलब कोई परिस्थिति है नहीं तो और ना ही ऐसे परेशान होने की जरूरत। खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल का जो 10 किलोमीटर है वो खाली किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है 65 साल में, 71 साल में, और जब भी कभी पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम होता है लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है और फायर असॉल्ट। जरूरी बात है कर्नल कॉल कि नियंत्रण रेखा के 10 किलोमीटर इर्द गिर्द जहां पे आर्टिलरी का शेल गिर सकता है, जहां पे मोटर फायरिंग हो सकती है, जहां पे स्मॉल आर्म फायरिंग हो सकती है, जो लोग उस तरह के गांव में रहते हैं, जैसे उरी के गांव है नियंत्रण रेखा से सटे हुए, उनके लिए जरूरी है कि वो बाहर जाएं, पीछे हो जाएं, रिजर्व एरियाज में आ जाएं, ताकि अगर पाकिस्तान आज रात में, आज दोपहर के बाद कार्रवाई शुरू करता है तो उनको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। वो बहुत बेहद जरूरी। राहुल, मेरा इशारा सिर्फ 2 चीजों पे है कि हमको ये एलओसी के ऊपर इतना ध्यान तो देना ही है, क्योंकि वहां पे तो इनवायलेबिलिटी जो थी वो टूट गई है, तो उसको क्रॉस करना, आना जाना, अब उसमें कोई डाउट नहीं रहा है। लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि पठानकोट हुआ है, गुरदासपुर हुआ है और उसमें इन्होंने कोई सहमता नहीं बरती है, लिहाजा वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि ये को ऐसी जगह पे गड़बड़ करेंगे जिसके लिए हम तैयार नहीं है। लिहाजा ये जो 10 किलोमीटर की बात है, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि फिजूल में सिविलियन का जान माल का नुकसान होना कोई फायदेमंद नहीं है। और फिर अगर ये आते भी हैं तो इनको आइडेंटिफाई करके खत्म करने में आसानी रहेगी। और एक फायदा जो भारत की सेना को मिला अंजना, वो ये कि हम लोगों के पास सरप्राइज का एलिमेंट था। जब भी फर्ज कीजिए उरी पे हमला होता है, लोग कहते हैं कि हम लोग रोक क्यों नहीं पाए, क्योंकि जिस भी सेना के पास सरप्राइज का एलिमेंट होता है वो फायदे में रहती है। अब सब जगह सेना मुस्तैद है और तैनात भी। एक बात मैं और कहूं, जो अनिल कौल कह रहे थे कि 65 साल की लड़ाई को अगर देखें और ये जिस तरीके से एस्केलेशन मतलब लड़ाई को कैसे एक स्टेप के बाद एक स्टेप आगे बढ़ाता है, तो अगर आप 65 साल की का उदाहरण लें तो 65 साल की लड़ाई घुसपैठ की लड़ाई थी, इन्फिल्ट्रेशन की थी, और जब उस और वो कम से कम 3 हफ्ते तक सिर्फ जम्मू और कश्मीर में थी, और उसको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर जब हमने किया युद्ध शुरू हो गया। तो वो हालत नहीं आनी चाहिए, युद्ध की हालत नहीं आनी चाहिए। ये जो भी नहीं, पर उसकी अभी जरूरत भी नहीं अंजना। तो वजह ये भी कि पाकिस्तानी सेना तो मान ही नहीं रही कि ऐसा कुछ हुआ। युद्ध की नौबत तो तब आए जब आप मानो कि हमने हमला किया। अभी तो कह रहे हैं कि हमला ही नहीं हुआ, नियंत्रण रेखा पे स्मॉल आर्म फायर चल रहा है। तो जब ये खबरें जब पहुंचेंगी पाकिस्तान के मीडिया से, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया भी बहुत बुलंद है हमारे मीडिया की तरह, जब ये ISPR की झूठ निकलेगी, तब जब जनता, वहाँ की आवाम को पता चलेगा, तो जवाबी कार्रवाई आप कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये वो जनरल्स हैं जो कि इस तरह के तमाम वॉर एक्सरसाइजेज में अपनी पूरी जिंदगी बिता चुके हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जवाब तो होगा, उस जवाब के लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। लेकिन इस बीच जो जनरल मेहता बोल रहे हैं गोपी, वो भी अहम है कि पैनिक ना कीजिए। ये ना सोचिए कि अगर आप राजस्थान में हैं, पंजाब में हैं या गुजरात में हैं तो पैनिक की आवश्यकता है। पैनिक की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं। एक ऐसी स्थिति है जहां पर भारत की सेना और भारत की सरकार पूरी तरह से सक्षम है चीजों से निपटने के लिए। गोपी जी राहुल जी, मैं ये कह रहा था कि ये मैसेज भी जाना चाहिए कि अफरा तफरी की कोई ज़रूरत नहीं, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं, खलबली की कोई ज़रूरत नहीं। जो हुआ है बहुत ही एक लिमिटेड सेक्टर में, नियंत्रण रेखा पर हुआ है। तो ये नहीं कि जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं सब जगह वहाँ लोग पैनिक करने लग जाएं, उसकी बिल्कुल भी फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है।
ठीक है जी। इसके बाद अगर हम एक बार फिर से अंजना लौटते हैं हमारे वॉर रूम में और देखते हैं कि नियंत्रण रेखा को पार करने की अहमियत क्या है। इससे पहले जनरल मेहता कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का आदेश नहीं दिया था कि नियंत्रण रेखा को पार करके जवाबी कार्रवाई होगी। हमेशा या फिर तोपखाने के जरिए या फिर मोटर्स के जरिए जवाब हुआ, लेकिन कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं किया गया। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आपके हिसाब से? ये ऐसी बात पहले हो चुकी है, नहीं पर कभी डिक्लेयर नहीं हुई। हाँ। कभी माना नहीं गया। और इस मर्तबा क्या हुआ है कि जब पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो जैसे 2013 में एक सैनिक का गला काट दिया था, तो उसकी जवाबी कार्रवाई हमने की, लेकिन किसी को पता नहीं चला। ये पहली मर्तबा है पिछले 10-15 साल में जब हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है, हमला किया है, और हमने ये अनाउंस किया है पब्लिकली, और पब्लिकली अनाउंस करने के बाद हमने कहा है हमारे डीजीएमओ ने कि अभी के लिए ऑपरेशन इतने काफ़ी हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो अपने पाकिस्तान डीजीएमओ को बता दिया है। पाकिस्तान डीजीएमओ को बताना एक बड़ी स्ट्रेटेजिक उसका मैसेज है कि देखिए ये हमने किया है, हम आपको बता रहे हैं, और ये हमने इसलिए किया है कि वहाँ आपकी तरफ कैंप्स में इन्फिल्ट्रेटर्स इकट्ठा हो रहे थे। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उरी के बाद अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो बातचीत हो रही है, ये बहुत महत्व की बात है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पहले इस तरीके से जवाबी कार्रवाई कभी नहीं हुई, और इसका जो अंजाम है उसका जो बदला प्रधानमंत्री चाहते थे, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको लिया गया। मतलब जो भी करते हैं सीना ठोक के करते हैं, सामने से करते हैं। पाकिस्तान की तरह प्रॉक्सी वॉर नहीं, हम गए, एलओसी क्रॉस किया, पीओके में घुसे, उनके आतंकी कैंप्स को हमने नेस्तनाबूद किया है, और उसके बाद ठोक कर कहा है कि देखिए ये हमने कर दिया है, अब आप संभल जाइए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं, और रक्षा विशेषज्ञ भी। गोपी, जैसे शरद बता रहे थे कि सरहद पर कार्रवाई की मतलब तैयारी कई दिनों से चल रही थी कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। गोपी, किन्हीं वजहों से गोपी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ऐसे तमाम जो राज्य हैं जहां पर सरहदी इलाके आते हैं, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, इन जगहों पर ये एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एलओसी और ये पीओके का हिस्सा, ये जो हिस्सा है यहां पर वो तमाम जगह हैं। भिम्बर है, उसके बाद लीपा सेक्टर है, और जो 3 जगह हैं वो यहां पर है जिनका जिक्र हो रहा है। लेकिन कुल अभी 5 हम दिखा रहे हैं, लेकिन 7 ऐसे आतंकी कैंपों पर हमने हमला किया है। 7 आतंकी कैंप, और इसी के साथ 38 आतंकियों को मार गिराने में हम कामयाब हुए हैं, जो भारत की तरफ से जानकारी दी जा रही है। यही नहीं, भारी मात्रा में उनके हथियार भी उनके पास थे, उन सबको भी एक तरह से डिस्ट्रॉय करने में, बर्बाद करने में हम कामयाब रहे। हमने आपको दिखाया किस तरह से बड़ी ही एलीट ऑपरेशन के जरिए हमारे कमांडोज को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और मेहता साहब, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि हमने हमेशा से ये हम कहते थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और स्टूडियो में न जाने हमने कितनी बार बहस किया, लेकिन शायद पहली बार हम उस मकाम तक पहुंचे, उस लकीर तक पहुंचे हैं जहां पे हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर तुम इस तरह से प्रॉक्सी वॉर करोगे तो हम डरते नहीं है तुमसे, तुम न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते रहो, हमें जो करना है कर दिखाएंगे। घुस के किया। हाँ, ये इसलिए बहुत लोग ये कहते रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ है कि आप अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे अभी बात राहुल से हो रही थी, जिसमें हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया। क्योंकि और इस वजह से पाकिस्तान फौज में ये मन में ये भावना थी कि ये तो कभी नहीं करेंगे, हम पीटते जाएं इनको, ये तमाचा मारते रहें, ये तो जवाबी कार्रवाई होगी नहीं। ये इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट बोलते हैं। मैं इसको कह रहा था लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, यानी कि पॉलिटिकल राजनीतिक क्षमता, शक्ति और काबिलियत। अब ये दोनों चीजों को दिखा दिया है। अभी तक
स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट था। अभी भी मैं समझता हूं कि स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई हुई है वो लिमिटेड है। आप हमारे वो दर्शकों सर्जिकल को, है। जनरल मेहता, हमारे जो पैरा फोर्सेस के स्पेशल कमांडोज हैं उनकी क्षमता के बारे में बताएं, क्योंकि ये वो खास दल है जिनको किलिंग मशीन्स कहते हैं, जो अपने हाथों से लोगों, अपने दुश्मनों को मार सकते हैं। वो नियंत्रण रेखा पार करके गए और कहीं ना कहीं आर्मी में आप रहे हैं। अफसरों में गुस्सा बहुत सालों से था कि हम में हिम्मत है, हम में क्षमता है, हमें इजाजत तो मिले। कभी भी दिल्ली में कोई ऐसी सरकार नहीं बैठी थी जो इजाजत देने को तैयार थी इस तरह की कार्रवाई की। जी हाँ, ये मुझे याद है 2001 में जब पार्लियामेंट के विरुद्ध हमला हुआ तो पूरी, और खासकर जब कालूचक में मई के महीने में जो कैंप था जहां पर हमारी फैमिलीज थी, फौजी फैमिलीज थी, उसके ऊपर हमला हुआ, तो उसको 2001 का जो अटैक था उसको ट्विन स्पाइक ऑपरेशन कहते हैं। एक जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और दूसरा जो हमला हुआ हमारी फौजी फैमिलीज के ऊपर। और उस समय इतना फौज में बदला लेने की क्षमता थी। हम आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान समा टीवी से बातचीत की असीम बाजवा ने। असीम बाजवा पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता हैं, ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं। आइए देखते हैं कि असीम बाजवा का क्या कहना था। जी बिल्कुल, उन्होंने रात को 2 बजे के करीब उन्होंने फायर स्टार्ट किया था और सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक उन्होंने फायर किया, स्मॉल आर्म्स और मोटर्स का फायर किया और उसका भरपूर जवाब दिया गया, जिसकी वजह से फिर फायर बंद हुआ। और उसके बाद इन्होंने अभी एक ब्रीफिंग में इस तरह का झूठा एक दावा किया कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है ऑन द LOC। ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ है। ये वही फायर है जो पहले भी करते रहते हैं, पहले भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं और आज भी वही करके इसको कोई और शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये झूठे दावे ये अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन ये किसी तरह की गलत फहमी में ना रहें। ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और अगर कोई भी किसी किस्म की भी हरकत करेंगे तो हम तैयार हैं, उसका भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी की बिलबिलाहट समझिए, आतंकियों का खून बहा है। वही आतंकी जिनको सींच कर ये हिंदुस्तान के खिलाफ जंग के लिए भेजते हैं। आतंकियों का खून बहने पर पाकिस्तान की आर्मी के प्रवक्ता के शब्द आपने सुने। अब उन्हें लग रहा है कि यहां पर फर्जी तरीके से इसे बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर से कांप गए हैं। सोचा नहीं था कि इस तरह के सर्जिकल ऑपरेशंस के जरिए जवाब उन्हें दिया जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम वॉर रूम से हैं। गोपी हमारे साथ है, सतेन हमारे साथ है, शरद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोपी, ठीक है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन कदम हर जगह पर। गुजरात के सरहदी इलाकों में किस तरह के एहतियाती कदम? जी बिल्कुल अंजना, गुजरात के जो सरहदी इलाके हैं, खास करके कच्छ का इलाका आता है, बनासकांठा जिला आता है और पूरा 1600 किलोमीटर लंबा समुद्र किनारा आता है गुजरात के पास। तो वैसे में अगर हम एहतियातन कदम की बात करते हैं तो सभी एजेंसी को अलर्ट पे रखा गया है। हालांकि वहां पे गांव में किसी भी तरीके की मूवमेंट अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन गुजरात के कच्छ की अगर हम बात करें तो वहां से बॉर्डर काफी दूरी पर आता है। पूरा सिरक्रिक का इलाका आता है जहां पे इंसानी बस्ती नहीं है, जो भुज में आती है वहां से 300 किलोमीटर दूर। तो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो किसी भी तरीके की पैनिक गुजरात में लोगों को करने की जरूरत नहीं है। अंजना। बिल्कुल। सतेन वहां से किस तरह की जानकारी? देखिए अंजना, सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको देना चाहूंगा। तरन तारन जिला है, भारत पाकिस्तान की सीमा है तरन तारन पर, और वहां बान की गांव है। इस गांव को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा गुरदासपुर में जो है BSF और पंजाब पुलिस के लोग पहुंचे हैं। बाकायदा माइक पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि गांवों को आप खाली कर दीजिए। ये वो गांव है अंजना, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, ये वो गांव है जो बिल्कुल फेंसिंग से सटे हुए हैं। इसके अलावा जो है घूमते फिरते हुए फेंसिंग गुजरात की तरफ, राजस्थान की तरफ बढ़ रही है। यानी कि जो गांव बिल्कुल फेंसिंग के पास बने हुए हैं और जो फेंसिंग के
पार जाकर बहुत सारा काम करते हैं। मसलन जो किसान हैं उनके ट्रैक्टर फेंसिंग के पार जाते हैं, पशु मवेशी उस तरफ जाते हैं, तो उन लोगों को जो फेंसिंग के पार गए हुए थे उनको भी वापस बुलाने का काम शुरू कर दिया है और बॉर्डर से सटे हुए जो गांव हैं उनको खाली कराने का भी काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ में हाई लेवल की इमरजेंसी मीटिंग शाम 6 बजे खुद मुख्यमंत्री बादल ने बुलाई हुई है। तमाम मंत्रियों के साथ पहली बार सभी विधायकों को बुलाया गया हुआ है और क्राइसिस मैनेजमेंट से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको चंडीगढ़ रहने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जितने भी बॉर्डर के एरियाज के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके जो डीसीज हैं, कमिश्नर हैं और एसपी जो हैं उन सबको 24 घंटे अलर्ट रहने के आदेश दे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल बॉर्डर के इलाकों पर साफ देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर रहते हैं, उन लोगों को वहां से शिफ्ट करना है। कहीं ना कहीं बीएसएफ की मूवमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बॉर्डर के जो है इलाकों हैं वहां पर बढ़ा दी गई है और जो आर्मी के बंकर्स हैं उनकी साफ ब्रेकिंग सफाई न्यूज और मिल रही तैयारी है पूरी अंजना तरीके की से। इस वक्त जो एक सेकंड सत्येंद्र, बीएसएफ की बॉर्डर परेड होती है वाघा बॉर्डर पे आज शाम के लिए वो कैंसिल कर दी गई है। तो भारत बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि आज शाम की जो बीएसएफ की वाघा बॉर्डर अमृतसर अटारी बॉर्डर पर जो परेड होती है, जो तमाम बार आप लोगों ने दर्शकों ने टीवी पे देखी होगी या फिर वाघा खुद जाके देखी होगी, वो आज के लिए कैंसिल कर दी गई। तो भारत बहुत साफ संदेश जनरल मेहता ये देता हुआ कि ये आप ना सोचिए कि वन ऑफ कार्रवाई हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक है। वो खासकर जब आईएसपीआर के असीम बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा बयान दे रहे हैं, बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसी बात हो रही है पाकिस्तान में कि कुछ नहीं हुआ, ये हिंदुस्तानी झूठ बोल रहे हैं, बराबर झूठ बोला जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया है, ये सिर्फ फायर असॉल्ट किए गए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग आर्टिलरी और मोटर फायर हुए हैं और जो हमारा नुकसान हुआ है ये फायरिंग की वजह से हुआ। अटारी में लोगों को जाने से रोका जा रहा है, बॉर्डर के एरियाज में लोग को कहा जा रहा है कि आप ना जाइए। ये हमें खबर मिल रही है कि न केवल बीएसएफ की ये परेड कैंसिल की गई है बल्कि अटारी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। और उसकी वजह यह है कि भारत की वॉर गेम्स में निकल के आता है और जैसे कर्नल कौल भी कह रहे थे कि मालूम नहीं दुश्मन कहां पे जवाब देगा। जहां पे आप उम्मीद करते हैं जवाब आएगा, नियंत्रण रेखा पर संभवतः जवाब वहां पे ना आए। इसलिए मोदी सरकार, जनरल सुहाग जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं, मैसेज देते हुए कि हम कहीं पर भी किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं, आप करके दिखाइए। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तैयारी तो हमारी पूरे तौर से होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पहले जब 65 साल या हाल की बात देखें तो ये घुसपैठ का मामला, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला जम्मू और कश्मीर के इलाके का है, तो वहाँ तो हमारी तैयारी 100% होनी चाहिए। लेकिन हमको बाकी इलाकों में भी जैसे बताया जा रहा है कि क्योंकि गुरदासपुर और पठानकोट के इलाके में इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो वहाँ भी तैयारी होनी चाहिए। और ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है कि नवाज शरीफ की जनरल रहील शरीफ से टेलीफोन पर बातचीत हुई। आप वॉर गेम में हैं और वॉर गेम में जनरल दो तरह के काम करते हैं, एक तो अपनी सेना के अगले मूव के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि दुश्मन जनरल क्या कर सकता है। तो अगर आप इस वक्त रावलपिंडी में होते जनरल मेहता और यही वॉर रूम रावलपिंडी में होता, तब आपके हिसाब से रावलपिंडी में कोर कमांडर्स क्या सोच रहे होते? रहील शरीफ की जब नवाज शरीफ से बातचीत होती है और इनकी जब आपस की बातचीत होती है तो ये लोग आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं? अब पाकिस्तान में ये जो कोर कमांडर्स की अगर मीटिंग हो रही है और हमको मानना चाहिए कि ऐसी मीटिंग ज़रूर हो रही होगी। अब बात ये सोचने की है कि अगर मैं राहील शरीफ हूँ कि मैं इस जो इंसिडेंट हुआ है अभी जम्मू और कश्मीर में, क्या मैं इसकी जवाबी कार्रवाई देना चाहता हूँ और इसको मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ और हमको मुझे ये याद रखना चाहिए कि मेरे 200,000 मेरे 2000 सैनिक वेस्टर्न बॉर्डर पर हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हैं। मेरी जो मेरी स्ट्राइक कोर्स हैं, एक स्ट्राइक कोर मेरी कितनी स्ट्राइक कोर्स हैं? 3 स्ट्राइक कोर्स हैं और इसलिए
उस एक ब्रेक लेते हैं उस नौबत पर हम अभी नहीं ठीक है। क्या देख रहे हैं आप हमारी ये विशेष पेशकश सीधे वॉर रूम से। हम ये आपको बता रहे हैं किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारतीय सेना ने आतंकियों के कैंप को पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एलओसी के उस पार जाकर 3 किलोमीटर अटैक किया है। और उसकी वजह से देखिए ये जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, ये मुंबई की तस्वीरें हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर पटाखों की गूंज, क्योंकि हिंदुस्तान आज इस खुशी में शरीक है कि हमारी सेना ने आतंकियों को करारा जवाब दिया है। न जाने ये ठीक है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब सेना की कार्रवाई होती है बेहद गंभीर, बेहद संदिग्ध मामला होता है। इस तरीके से जश्न मनाना, ये कोई भारत की पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान पे जीत नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मसला है। यहाँ पे लोगों की जान जा सकती है और पाकिस्तान में कई डेथ्स भी हुई हैं। तो ऐसे जश्न मनाना, लेकिन चलिए ये उनका उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। मुंबई के दफ्तर पे दिवाली इनको लग रहा है कि थोड़ा पहले आ गई वक्त से। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको मुंबई दफ्तर के बाहर की दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में खुशी और उसकी वजह से बाहर में पटाखे, लेकिन इन सब के बीच दरअसल हिंदुस्तान ने जो कमर तोड़ी है पाकिस्तान की, पीओके में उनके आतंकी कैंप्स में जाकर उन पर हमला किया है, वो भारत के नजरिए से एक बड़ी कामयाबी। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान लगातार इन्हीं आतंकियों को पालकर हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर खेल रहा था। और उसको सबसे दिलचस्प लेकिन इन सब के बीच ये है कि पाकिस्तान स्टेट ऑफ डिनायल में है, यानी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं। तो फिर ऐसे में क्यों बौखला रहा है इतना पाकिस्तान? सवाल सिर्फ इतना है कि आतंकियों का जब जब खून बहता है, बड़ी मुश्किल से सींच कर बरगला कर ऐसे आतंकियों को पैदा करता है पाकिस्तान। पीओके में ट्रेनिंग कैंप में उन्हें लंबी ट्रेनिंग देता है हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग छेड़ने की। तो ऐसे में जब उन आतंकियों का खून बहता है तो पाकिस्तान तिल मिलाता है, बौखलाता है। सरहद के पास से ये बड़ी जानकारी कि 38 आतंकियों को उन हमलों में मार गिराया गया है। जनरल अशोक मेहता हमारे साथ हैं। इस वक्त हम लोग आर्मी के वॉर रूम में हैं और कहीं ना कहीं जनरल मेहता, अहम सवाल ये कि अब आगे क्या आपको लगता है कि एक वन ऑफ है, वन ऑफ यानी कि एक ही दफा होगा और उसके बाद चीजें जैसी थी वैसे ही हो जाएंगी, या आपको लगता है कि एक माना जाए एक नए सिलसिले की शुरुआत हुई और सिलसिला कहां थमेगा ये किसी को मालूम नहीं? जहाँ तक अभी इस समय जहाँ तक कार्रवाई हुई है उससे मुझे लगता है कि ये वन ऑफ है। मतलब कि जो जवाबी कार्रवाई भारत ने करनी थी उरी के बाद, वो जवाबी कार्रवाई का एक शानदार नमूना दिया गया है। और इसकी अहमियत ये है, इसमें है कि पाकिस्तान ने इसको कबूल नहीं किया है। पाकिस्तान ने क्या कहा है? नहीं, पर क्या आपको लगता है 6 बजे मुझे बताया जा रहा है कि डीजीएमओ की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, उसमें भारत सबूत देगा? क्योंकि आपको याद होगा करगिल की लड़ाई में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो भारत नक्शे लेके आता था, दिखाता था कि किस तरीके से कहां पे क्या कार्रवाई हुई। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान सबूत देगा? ये सबूत देने की इन आतंकियों को मारा है? हाँ, क्योंकि वहां से वो कुछ लाए होंगे। हाँ, आतंकियों को मार गिराया। जब पुराने जमाने में, मेरे जमाने में ये कार्रवाई होती थी तो हम वहां से कुछ चीज लेकर आते थे। क्या लाते थे आप? अब मैं कैसे बता सकता हूँ? टीवी पे नहीं बता। मैं वो इंग्लिश में उसको बॉडी पार्ट कहते हैं। लेकिन क्योंकि उसका सबूत चाहिए आपको। हाँ। और सबूत लेकर आना, और ये अगर डीजीएमओ दोबारा ब्रीफिंग कर रहे हैं तो वो जो हमारे कमांडोज लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किए हैं, हाँ, वो वहां से जरूर कुछ लाए होंगे और वो सबूत रखे जाएंगे। वो सबूत रखा जाएगा। लेकिन मैं ताज्जुब की बात यह है कि पाकिस्तान ने इसको कबूल क्यों नहीं किया? राहिल शरीफ के दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त? राहिल शरीफ क्या सोच रहा होगा? राहिल शरीफ के दिमाग में दो बातें हैं। ठीक है। पहली बात को कि इसको हम आगे बढ़ाएं या इसको यहीं पे रखें, और हम जो घुसपैठ का काम करते, क्योंकि इससे घुसपैठ नहीं रुकेगा, कुछ दिन तक रुक सकता है, लेकिन घुसपैठ और आतंकवाद पाकिस्तान का वो नहीं ऐसे बंद होगा। लेकिन कुछ दिन तक सिचुएशन बरकरार रहेगी।
तो राहुल शरीफ के दिमाग में बात यह है कि इसको आगे बढ़ाएं, यानी कि इसकी जवाबी कार्रवाई करें या वही अपना पुराना रवैया इख्तियार तो या तो ये और ये हैरेड से शॉपिंग करके आने वाले नवाज शरीफ के दिमाग में क्या चल रहा होगा? नहीं, नवाज शरीफ तो उनके दिमाग में जो भी चले, जो दिमाग काम करने वाला है वो तो दूसरे शरीफ का है, राहिल का। तो वो तो जो भी कहें तो वो तो राहिल शरीफ, तो राहिल शरीफ के दिमाग पर क्या आपको नहीं लगता खतरनाक स्ट्रेटेजी है? अगर पाकिस्तान, अभी असीम बाजवा का हमने फोनो चलाया, वो कह रहे हैं कोई हमला हुआ नहीं, लेकिन नियंत्रण रेखा पर जहां पर ये हमले हुए हैं वहां पर सिविलियन आबादी भी रहती है। जब वहां पे दिखेगा, तस्वीरें आएंगी कि कैंप नेस्तनाबूद हुए हैं, लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, तब क्या पाकिस्तान की सेना शर्मसार नहीं होगी? इनकार कैसे कर सकते? इन्होंने ये जो जवाब दिया है सोच समझ के जवाब दिया है, और डिनायल पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौजों का एक सिनाकोनॉन है, एक हथकंडा है जो हमेशा वो करते हैं। हमेशा आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करिए, सबसे पहले तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये ठीक नहीं कर रहे, ये भी कह रहे हैं। मतलब अभी वही रिएक्शन निकला है। हंसी भी गले में रुक जाए। बोलते क्या है साहब, एक तरफ कहते हैं कि किया नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं ये जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें बाजवा साहब फिर कुछ बोले। हाँ, बाजवा साहब को फिर एक बार पीसी की जाती है, पर ये इसमें भी सोचना पड़ेगा अंजना कि क्या सबूत देना चाहिए या नहीं, क्योंकि मिलिट्री में जो कार्रवाई होती है वो कभी भी कुछ दिखाने के लिए हो ऐसा नहीं। लेकिन हमने सेना पर नहीं, हमने उनके आतंकी कैंप्स पर हमला किया है, तो वो एक अलग स्ट्रैटेजी है। हमने आतंकी कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स बिल्कुल ठीक, हमने आर्मी के कैंप्स पर नहीं हमला किया। क्योंकि क्यों नहीं सीना ठोक कर हमने हमेशा यही कहा है, आप अपने जो आतंकवाद है, आपकी इन्फिल्ट्रेशन है, इसको बंद कीजिए आप। ये वही एक हमारा मुद्दा जंग लड़ने का नहीं, जंग का कोई टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आतंकवाद का जो ढांचा आप 2001 में चलाते हैं, 2001 से पार्लियामेंट अटैक के बाद हम बराबर उनको यही कह रहे हैं कि आप ये जो गुड टेररिस्ट कहते हो, जो हमारे इलाके में आते हैं, जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप 10 डिमांड देखें 2001 के बाद, 10 डिमांड में एक डिमांड ये भी है कि डिसमेंटल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हुआ नहीं है अभी तक। ब्रेक पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हुए जाते हैं। ये मैप जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये पूरा हिस्सा पीओके का यहाँ पर इस तरफ नीचे तक है, और यहीं पर वो 3 जगह हैं जिसका तो जिक्र आईएसपीआर ने खुद अपनी साइट पर किया है और ट्विटर के जरिए वो कर रहे हैं। यहाँ पर आतंकी कैंप्स, और उन्हीं आतंकी कैंप्स पर हमारी सेना ने जबरदस्त हमला बोला है। 7 टेररिस्ट कैंप्स ध्वस्त किए हैं, 38 आतंकियों को मार गिराने में हम कामयाब हुए हैं। भारतीय सेना के लिए बड़ी कामयाबी का दिन तो बौखलाहट पूरे पाकिस्तान में, और खास तौर पर रावलपिंडी में जहां पर आर्मी हेडक्वार्टर्स है। वो स्टेट ऑफ डिनायल में है, मानने को तैयार नहीं, लेकिन